सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। मैं अजहर हाजनी हूँ, मेरे हमरा है हुमैरा शफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज दिन के हवाले से अपने नाज़रीन को फटाफट बता दें कि आज वीकेंड है, हफ्ते का दिन सैटरडे, मई की 16 तारीख़ और 1447 हिजरी के माह ज़िक़त की आज 28 तारीख़ है। हर दिन जब हम स्टूडियोज़ की तरफ आते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं और मैं पर्सनली बड़ा कीन होता हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व करूँ दाएं बाएं कोई ऐसी चीज़ जो मेरी नज़रों से गुज़रे और उसके बाद वही चीज़ मौजू बने जिस पर हम बात करें, मौजू गुफ्तगू बने। तो आज मैं देख रहा था, ऐसी बात है बड़ी तादाद में स्कूल बसेस रवा दवा होती है मॉर्निंग के वक्त, स्कूलों की तरफ बच्चों को ले जा रही होती हैं। लेकिन मैंने आज देखा कि राजबाग से होते हुए मैं आया तो कई बच्चों ने कतार बना रखी थी। तो ऐसा अंदाज़ा हो रहा था कि इन बच्चों की या तो क्रॉस कंट्री रन है या इनको पिकनिक पर लिया जा रहा है। तो मैंने उनकी टीचर इंचार्ज से पूछा, मैंने कहा बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बोला हमने इनके लिए क्रॉस कंट्री रन का एहतमाम किया है। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हालांकि हम देखते हैं हर साल जो मौसमों में सबसे खूबसूरत तरीन मौसम है बाहर का मौसम, बाहर के मौसम में हम देखते हैं कि स्कूलों की जानिब से कोशिश की जाती है कि बच्चों की गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ और ख़ासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो मरकूज़ की जाए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल के बच्चे कहीं ना कहीं इस परेशानी में मुब्तला है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी महदूद हो गई है। खेलना वो मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने को समझते हैं और ऐसे में जब स्कूलों की जानिब से, तालीमी इदारों की जानिब से इस किस्म के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो इससे एटलीस्ट ये इत्मीनान हो जाता है कि हमारे बच्चों में भी सूझबूझ पैदा होगी इस हवाले से कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बेहद ज़रूरी है। और हम ये भी देखते हैं कि इसी मौसम में हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ सयाहती मकामात का रुख कराते हैं, उनको एक्सकर्शंस या पिकनिक्स पर लेते हैं और इस किस्म के इनिशिएटिव्स को इनकरेज करते हुए हम गुजारिश करेंगे तमाम जो तालीमी इदारे हैं उन तालीमी इदारों की इंतज़ामिया से कि बच्चों के लिए इस किस्म के प्रोग्राम, इस किस्म की इनिशिएटिव्स का आप ज़रूर एहतमाम करें और इंश्योर करें कि हमारे बच्चे जो है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट यकीनी हो। और अब जब बच्चों के हवाले से इस किस्म की बात छिड़ी है तो एक शेर मेरे जहन में उभर रहा है, इजाज़त हो तो मैं प्लीज़। बहुत शुक्रिया। बड़ा खूब लिखा है किसी ने कि उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। तो ये जो बचपन के ज़माने हैं बच्चों को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का मौका फराहम करें। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। एंड इनफैक्ट मैं ना बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ क्योंकि मैं अपने टाइम पे रोती थी स्कूल जाने से, हम ज़्यादा रोते थे, डरते थे। लेकिन अभी आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं स्कूल जाने के लिए, खुश होते हैं क्योंकि आजकल स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, लाइक यू सेड फिजिकल एक्टिविटीज़, बड़ी वजह या क्रिएटिविटी पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कानून के साथ। और कानून के दाव पेच आप जानती हैं तो कॉर्पोरल पनिशमेंट पर चूँकि पाबंदी आयद हो गई। पहले बड़ा डर लगा रहता था ये भी स्कूल में कि उस्ताद के हाथ में, हालांकि उसको अक्लनुमा भी कहा जाता था, उससे अकल ठिकाने आ जाती थी। मुझे वो जो छड़ी हाथ में होती थी, वो लाठी हाथ में होती थी, उसका भी डर होता था। और किस किस अंदाज से जो हमारे असातिज़ा किराम हैं बच्चों को रौब बच्चों पर जमाते थे और कभी कभार तो हाथ भी उठता था। लेकिन वो हाथ जो उठता था ना कहीं हकीकी मानों में जब हम आज देखते हैं हम हमारे सुधार में, हमें एक बेहतर इंसान बनाने में, हमारी सूझबूझ में उस हाथ उठने का, उस डांट डपट का बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है हम जो हमारी जनरेशन थी ना तो हम में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। जब भी हम अपने उस्तादों को देखते हैं ना रिस्पेक्ट से देखते हैं, बहुत ही एहतराम करते हैं। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत ही फ्रेंडली हो गए अपने टीचर से, वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। वो तो ठीक है। आजकल तो ये मामला भी हो गया है कि अगर मामूली कुंजाई कहाँ वस्ताद कहीं बच्चे जोर कत कर सुचता तती बनावन वीडियो तो करा सोशल मीडिया पर वायरल वैसे मेन वस्तादन कुछ रवि कोर में से इख्तियार में बसान दुश्वियों तरफ अत मज बैलेंस करने जरूरत। ये जन वस्तादन पे वारिया अहम जिम्मेदारी आयद सपदान अत मज मतलब कहीं ते जराई तो मगर सती ये ख्याल थावन ज वस्तादन युस तकद्दुस युस एहतराम युस स्टेटस युस स्टेचर तमिक एहतराम कर तमिक बराबर ख्याल थावन युस तुम वो फ्रेंडली गो ठीक मगर कत तामत सो
अख दायर मुकर्रर करन तथ दायरस मज गछ न स्टूडेंट लिमिट गछुन के दाखिल अंदर, तो न गछ बिल्कुल। स्टूडेंट सिंस दायरस मज वस्ताद गछुन वस्ताद तो गछुन। तेली में बासा रोज से रेस्पेक्ट मामले बरकरार बिल्कुल सही है, तभी मतलब ये जो दो तरह का प्रोसेस है ये बरकरार रह सकता है, सही। कंटिन्यू रह सकता है। सही। वेल नाज़रीन, आपको फटाफट से आज दिन के हवाले से हम जानकारी देना चाहते हैं। आज बहुत सारे स्पेशल डेज हैं, लेकिन बिलखुसूस मैं बात करना चाहूँगी इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस के हवाले से। आप तो सभी जानते हैं इस दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट बिलीफ से या फिर डिफरेंट रेसेस से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो ये देश है ये तभी आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे, एक दूसरे के ओपिनियंस को सराहेंगे। तो इस सब में मेरे ख्याल से ज़्यादातर एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि एजुकेशन हासिल करने के बाद ही इंसान के अंदर एक शऊर, एक डिसिप्लिन आ जाता है। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, तो आप तभी आगे बढ़ सकते हो, कामयाबी हासिल कर सकते हो जब आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा। और अभी चूंकि हम कंटिन्यूसली बच्चों के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादातर अभी ध्यान देना चाहूँगी, मुखातिब हो रही हूँ स्टूडेंट्स के हवाले से ये बताऊँगी कि आपको अपनी ज़िंदगी में पहले से ही डिसिप्लिन लाना चाहिए। लाइक वक्त पे खाना खाना, वक्त पे सोना एंड वक्त पे बाकी सारी एक्टिविटीज़ करना, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। यकीनन डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ज़िंदगी के हर काम को निभाने के लिए डिसिप्लिन रहना बेहद ज़रूरी है। और जनाब उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हम आपकी समाअतों के लिए मौसम के हवाले से और शहरों के ताल्लुक से इतलात पहुँचाएँगे, लेकिन उससे कबल हमें एक वक्फ़े के लिए रुकना होगा। देखते रहें हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के में। वेल ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लिविंग टुगेदर इन पीस डे के हवाले से। इन एडिशन टू दैट मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूँगी इस बात को कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस दिन की जो शुरुआत है वो 2017 से की थी। वेल मैं जानती हूँ कि आप मुंतज़िर होते हैं वेदर अपडेट्स जानने के लिए। आपको फटाफट से बताना चाहेंगे आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम कैसा रहेगा। वेल आई थिंक बीच बीच में आज बारिशें हो सकती है। दर्जे हरारत की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 24, कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। शहरों के हवाले से भी बता दें, नेशनल हाईवे 44 पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पे भी छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद इत्तलात के लिए दिए गए नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहे होंगे, आप वहाँ से भी राबिता कर सकते हैं। एज वेल एज इनका जो एक्स हैंडल है, यू कैन ऑल्सो गेट द लाइव अपडेट्स फ्राम देयर ट्विटर हैंडल। जी राइट, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। अब वक्त हो रहा है कि हम अपने नाज़रीन तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएँ। बच्चों के हवाले से बात हो रही थी और क्यू शीट में मैंने एक शेर लिख के रखा था जी, लेकिन वो शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना भूल गया। कोई और शेर जो मेरे जहन में था वो तो खैर आपके साथ मैंने बांटा, आपके साथ शेयर किया, लेकिन ये शेर जो अब लिख दिया है तो ये मेहनत ज़ाया क्यों करें। शेर मैंने इस तरह लिखा है कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चे जो है आज के वो कल के नौजवान होंगे और हर कौम का असल असासा नौजवान ही होते हैं। बच्चों को बाशऊर बनाना, बाकिरदार बनाना, अच्छा इंसान बनाना, बाकी तो बन ही जाएंगे, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान बनाना ये पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है। आजकल जम्मू कश्मीर भर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चलाया जा रहा है। तो अब दस्तरखान जब बिछता है शाम को खाने के लिए, शाम के खाने के लिए, या दिन में जब भी आपको वक्त मिलता है अपने बच्चों के साथ बात करने का, तो इनडायरेक्टली उन्हें ये बातें समझाने की ज़रूरत है
कुछ वालिदैन मैंने देखा है हुमैरा, जी। वो एकदम से खामोश हो जाते हैं जब इस किस्म का मौजू बच्चों के सामने छेड़ा जाता है, लेकिन खामोशी इसका हल रिजर्व नहीं हो है। जाते हैं। हाँ, जी। और इसका हल खामोशी नहीं है, इसका हल ये है कि आप बात करें, आप डेलिब्रेट करें, आप डिस्कस करें बच्चों के साथ, और उन्हें उन्हीं के अंदाज में उनकी उम्र के मुताबिक समझाएं चीज़ों को, चीज़ों की नज़ाकतों को समझाएं, चीज़ों की सेंसिटिविटीज़ को समझाएं, और उन्हें बताएं कि किस तरह हम अपने समाज को इन बिद्दात से पाक रखने में अपना किरदार निभा सकते हैं। फटाफट अखबार आपकी सुर्खियाँ पहुँचाते हैं। उर्दू अखबार की एक खबर जो आज के तमाम मकामी अखबारात में शाया हुई है, मुत्तहिदा अरब इमारात के मुख्तसर दौरे के दौरान UAE सदर से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादुल ख्याल, मगरबी एशिया में अमन के लिए भारत हर मुमकिन ताउन को तैयार, नरेंद्र मोदी। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा इस पे खबर शाया हुई है, इंडिया रेडी टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल सपोर्ट फॉर वेस्ट एशिया पीस, PM मोदी, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स कंडेम पहलगाम अटैक। जी, अंग्रेजी अखबार के पहले सफ़े की खबर, इसकी सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। कैबिनेट क्लियर्स ₹93 करोड़ पावर अपग्रेड प्रोजेक्ट्स फॉर श्रीनगर। जी, अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, सेंसस 2027 फेज फर्स्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू बिगिन विद HLO फ्रॉम May 17। वन मोर न्यूज, BJP protesters outside CM residence seeks liquor ban in Kashmir, accuses such and such। जी, और अंग्रेज़ी अखबार के पहले सफ़े की खबर जिसकी सुर्खी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट्स कमेटी फॉर MSME हेल्थ क्लिनिक इनिशिएटिव पैनल टू फ्रेम SOPs, डेवलप AI बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, रिवाइव स्ट्रेस्ड MSME यूनिट्स अक्रॉस J&K। जी, अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, सतीश शर्मा पिचेस फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स एट मैपल IVE फ्ली मार्केट इन श्रीनगर। उर्दू अखबार की खबर, और ये खबर कल से ही सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर ₹3 का इजाफा। अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, लद्दाख रोड दो तरफा ट्रैफिक के लिए खुल गया। उर्दू अखबार की खबर, सुर्खी सुनिएगा, फौज के शुमाली कमान कमांडर ने कंट्रोल लाइन के इलाकों का किया दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा, सिक्योरिटी चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटने के लिए चौकस और जंगी तौर पर तैयार रहने की हिदायत दी। एक और सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, women killed trying to stop daughter's alleged abduction in Budgam। One more news, government committed to expand access to quality education in remote areas of Jammu and Kashmir। जी, उर्दू अखबार, यह आखिरी अखबार मेरे पास बचा है, और इसके पहले सफ़े की दो खबरें जिनकी सुर्खियाँ आप सुनिएगा। लद्दाख में भगवान बुद्ध के नवादिरात की नुमाइश इख्तिताम पजीर, ऑनलाइन गेमिंग और गैर मुल्की ज़र मुबादला खिलाफ वर्जी केस, श्रीनगर समेत मुल्क के 14 ठिकानों पर ED के छापे। जी, मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा इस पे खबर शाया हुई है, बडगाम में मंशियात फरोश की 80 लाख रुपए की जायदाद जब्त और गैर कानूनी कानकनी, अनंतनाग में 5 गाड़ियां जब्त। जी जनाब, फटाफट अखबार की सुर्खियाँ हमने आप तक पहुँचाई, और गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम जो कि आप पूरी दुनिया में देखते हैं, और हमें बड़ी खुशी इस बात की है कि इस खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे हजरात हैं, ख़वातीन हैं, कई बुज़ुर्ग लोग हैं, वो बहुत ही शौक़ के साथ और बहुत ही इंतज़ार के साथ इस प्रोग्राम को दुनिया भर में देखते हैं। दुनिया के जिस कोने में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में भी आप क़याम पज़ीर हैं, इसका हमें बड़ा एहसास भी है, इसको अपनी ज़िम्मेदारी भी समझते हैं, और इसी ज़िम्मेदारी को समझते हुए हम इस प्रोग्राम में अलग अलग दिनों अलग अलग मौज़ूआत के तहत बात करने के लिए मेहमानों को मदऊ करते हैं। उनकी ज़िंदगी के नशीब व फराज, उनके तजुर्बात, उनके मुशाहिदात से काफ़ी कुछ जानने की और हासिल करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश की एक और कड़ी के तहत आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक सीनियर एडवोकेट को मदऊ किया है। कानूनी दाव पेच के हवाले से मैं हुमैरा से बात कर रहा था, तो उसकी इनके पास महारत है, लेकिन इनकी शख्सियत के हवाले से एक ख़ास रंग, एक ख़ास बात, एक ख़ास पहलू ये है कि ये पूरी ज़िंदगी समाजी कामों में इन्होंने सर्फ की है, और इस वक्त भी ये कोशां हैं कि लोगों की मदद के लिए सामने आएँ। चूँकि आज काफ़ी शेर व शायरी हो गई, तो इनकी नज़र भी मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को,
वरना तात के लिए कुछ कम न थे कोरोबियाँ। हमारे आज के मेहमान हैं गुलाट सिंह। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आपका सरनेम में नहीं ले पाया, यहाँ लिखा तो है, लेकिन उसकी आप सही से वजाहत करेंगे और सही से दोहराएंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुड मॉर्निंग जम्मू एंड कश्मीर, गुड मॉर्निंग। और Very good आपके morning. सभी देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम गुरलाट सिंह काहलो है। काहलोन, ओके। ये जो है बेसिकली जो पंजाब के जट सिख्स हैं उनका एक सरनेम है काहलो। अच्छा। ओके जी, ओके। तो अपने बारे में आपको हमें ज़रूर बताना होगा काहलोन साहब की आपकी पैदाइश कहाँ की है। जिस तरह आपने अभी कहा कि पंजाब का आपने जिक्र तो किया, लेकिन आपसे वजाहतन चाहेंगे इस बारे में आप बात करें कि क्या आपका ताल्लुक़ आपकी जो जन्मभूमि पंजाब ही है, दिल्ली में तो आप काम करते हैं, थोड़ा सा इस पर हमें इतला दे दीजिए और वजाहत कीजिए इस चीज़ की। अगर आप मेरा जीवन देखेंगे तो ये टोटली इमिग्रेशन में चल रहा है, माइग्रेशन में चल रहा है। Okay. मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पार्टीशन में शेखुपुरा से आए थे, जो अच्छा। लाहौर के पास है। जी 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 जी। तो उसके बाद पंजाब में उन्हें ज़मीन मिली मानसा डिस्ट्रिक्ट में, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में। ओके ओके। और मेरे फादर 66 में फिर माइग्रेट हो गए जो हरियाणा का छोटा सा टाउन है बहादुरगढ़। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो वो वहाँ माइग्रेट हो गए, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू काम किया था, अच्छा। ओके। और वहीं मेरा जन्म हुआ बहादुरगढ़ खूब, में। बहुत खूब। उसके बाद पढ़ाई करके मैं फिर माइग्रेट हो गया दिल्ली। अच्छा, तो वही वही इसलिए हमारे लिए भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि आपने कहा आप दिल्ली रहते हैं, वहीं आप काम भी करते हैं, लेकिन पंजाब के साथ आपके रूट्स वाबस्ता हैं। अच्छा, फिर लेकिन आप कहते हैं कि फिर वालिद साहब ने चूँकि बिज़नेस कहीं और एस्टेब्लिश किया था, तो हरियाणा के साथ भी, तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के साथ आपकी वाबस्तगी रही है, और अब कश्मीर भी आप आते जाते हैं, तो इसके पीछे भी कोई ख़ास वजह होगी, वो भी हम आपसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपकी शख्सियत के हवाले से ये चीज़ जानने लायक है, और इससे एक इंस्पिरेशन लेने के लायक चीज़ है कि आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ जुड़े हैं, और मुख्तलिफ़ खित्तों के साथ जुड़कर जाहिर सी बात है कि आपने मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों के मिजाज को पढ़ा होगा। कश्मीर आपका आना कब से इसका सिलसिला शुरू हो गया, और कश्मीर के लोगों के हवाले से, कश्मीर की धरती के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, बेसिकली मैं भी माइनॉरिटी से संबंध रखता हूँ। हाँ। सिख भी सबसे छोटी माइनॉरिटी में से आ जाते हैं हिंदुस्तान की। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है जहाँ माइनॉरिटीज रह रही हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने से भी मिलता है। जी। और जब आप सोशली काम करते हैं तो आपका दिल करता है कि सबसे पहले आप घर से शुरू करें, माइनॉरिटीज के लिए काम करें। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी माइनॉरिटीज का जो यूथ है वो स्टक है, उसके लिए काम करने की बड़ी ज़रूरत है, उसको एक पाथ पे लाने की बड़ी ज़रूरत है, सो दैट दे हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी। इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे अभी भी कश्मीर में यूपीएससी के देश के टॉपर आपको कश्मीर से मिल रहे हैं। सही है। आईक्यू लेवल अगर मैं देखूं तो देश का टॉप कश्मीर का है। तो अगर आप यहाँ काम करते हैं, यूथ के लिए काम करते हैं, तो आप देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देश को अगर प्रोडक्ट मिलते हैं, देश को एक यूथ ऐसा मिल जाए, अच्छा मैन पावर मिलता है, मैन पावर मिल जाए, सही है। और वो एक लिमिटेशन को क्रॉस करके जब देश के लिए उधर पहुंच जाए, हाँ। मैं एक चीज मानता हूं कि कश्मीर के यूथ में देश का नहीं वर्ल्ड लीडर बनने की कैपेसिटी है। अच्छा। उनको सिर्फ गाइडेंस और एक डेडिकेशन सही दिशा उनको दिखानी है, दिशा चाहिए, और Wonderful. एक उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाए, वो कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, एज अ सोशल वर्कर कब से आपने काम शुरू कर दिया, और कैसे दिलचस्पी पैदा हुई, और कोई ऐसा शख्स जिसने आपको ओवरऑल करियर में गाइड किया होगा, डायरेक्ट किया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड जो डोंट्स होते हैं वो सिखाए होंगे? देखिए, सोशल वर्क तो ना सिख पैदा होते ही लेके आता है, बिकॉज बाबा नानक उन्होंने सारी उम्र एक ही लाइन जो है मैं आपको बताता हूँ गुरबानी की। जरूर जरूर। तो वो लाइन है, विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगाह बैसन पाई है। तो वो कहते हैं कि अगर आपने खुदा की दरगाह में जाना है तो आपको उसकी बनाई उस दुनिया की सेवा करनी होगी। बहुत no खूब, another way. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आपको नीडीज के काम आना पड़ेगा, आपको लोगों के दुख आप कम से कम खत्म नहीं कर सकते तो कम तो कर सकते हैं। बिल्कुल अगर हर इंसान इस पे चल पाए तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई दुख रह पाएगा। अगर हम एक दूसरे की बाजू पकड़ लें, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं, तो मुझे लगता है कि पहले इंस्पिरेशन तो बाबा नानक ही हैं, जहाँ से हम लेके चलते हैं। बचपन में माएँ कहानियाँ सुनाती हैं हमें कि किस तरह बाबा नानक ने सोशल वर्क किया, कहाँ कहाँ गए, किस तरह लोगों का दिल जीता, एंड यू हैव टू गो ऑन द सेम पाथ, आपको भी उसी रास्ते पे जाना है। चलना है। तो बचपन से लग गए थे इस काम में। अच्छा। और बड़ी दिल को खुशी भी मिलती है जब इस तरह के काम आप कर रहे हैं, तो आपको तसल्ली होती है
कि जब उस ऊपर वाले ने आपको इस दुनिया में भेजा है, हाँ। चाहे एक तिल मात्र ही सही, आप अपना रोल निभा रहे हैं। एग्जैक्टली जी सही। जी गुलाब बहुत साहब, आपसे और भी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले हमें रुकना पड़ रहा है नाजरीन यहाँ पे एक वक्फे के लिए। विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और जनाब, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब गुरलाल सिंह कहलोन साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, एज वेल एज ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द वर्क एज एन सोशल एक्टिविस्ट। सर, ऑब्वियसली आप वकील भी हैं, जाहिर है हम ये जानना चाहते हैं, क्या वकील बनने का फैसला आपका खुद का था या किसी और ने आपको इन्फ्लुएंस किया इस चीज़ के लिए? उसके बारे में बताया। एंड इनफैक्ट कब से आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो एपेक्स कोर्ट है, हम सब चाहते हैं, दैट इज़ लाइक हमारा ड्रीम है कि हम वहाँ पे काम करें। उस हवाले से बताइएगा कि कैसी जर्नी रही ओवरऑल। देखिए, पॉपुलेशन जितनी बड़ी हुई है ना, जी, मैं ये देखता हूँ कि जस्टिस के लिए आम बंदा उतना ही त्रस्त है। कोर्ट्स में केसेस भरे हुए हैं, आम आदमी को जस्टिस के लिए सालों साल और जनरेशन टू जनरेशन वेट करना पड़ रहा है। जी, और उसके पास समय भी खत्म हो जाता है, रिसोर्सेज भी खत्म हो जाते हैं, और जस्टिस के लिए वो फिर वेट करता रहता है। हाँ। उस पक्ष में तब ये फैसला किया गया कि वकील बनना है, जी, ओके। लोगों के जस्टिस के लिए काम करना है। और मैंने कभी कोई पेड केस नहीं किया। अच्छा अच्छा। Free उसके लिए legally। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, उसके लिए मैं अपना काम करता हूँ, मेरे अपने स्कूल कॉलेजेस भी हैं। ओके। बट एक पूरी हमने संस्था भी बनाई है जिसमें वकील हमसे जुड़े हुए हैं। जब Wonderful। हमें पता लगता है कि ये बंदा नीडी है और पेमेंट नहीं कर सकता है और इसको वाकई जेन्युइन है और जस्टिस चाहिए, तो हम जी। उसके लिए काम करते हैं। वंडरफुल, बहुत या। खूब। अच्छा, एक आम कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक उम्मीद के साथ कानून का दरवाज़ा खटखटाता है। कोई भी शख्स जिसके साथ ज़्यादती हुई हो, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, लेकिन जिस तरह आप वजह फरमा रहे हैं कि काफ़ी वक्त लगती है इंसाफ मिलने में, तो आप क्या समझते हैं कि किस किस्म का बदलाव आना चाहिए ताकि इंसाफ वक्त पर मिले, और जिन लोगों की उम्मीदें इंसाफ के घरों से है, इंसाफ खानों से है, कोर्टों से है, उनका वो इंसाफ उनको वक्त पर मिले? मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। जी जी, हम लोग तिहाड़ में थोड़ा सोशल वर्क करते थे। गुरु नानक साहब के गुरुपुरब पे हम कंप्यूटर लैब भी डोनेट करते थे, सो दैट कैदी जो हैं वो कंप्यूटर सीख के अच्छा, बाहर सीख आए। के बाहर हर आ बंदा तो हीनेस क्राइम करके नहीं गया। सही है। वहाँ मेरी मुलाकात मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, एक व्यक्ति से हुई। मुझे बड़ा जी। सीधा सा लगा। जी। मुझे लगा कि ये तो क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम कब से हो जेल में? तो बोला कि मुझे जो है तकरीबन 1.5 साल हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा क्या किया आपने? बोला कुछ नहीं जनाब, मैं बिहार से आया था, तो गरीब घर से हूँ, अच्छा। तो रोजगार के सिलसिले में मैं दिल्ली आया। जी। तो मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरा, तो मुझे भूख लगी थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने देखा नल चल रहा है, तो एक आदमी 7 कप बेच रहा था, अच्छा। तो मैंने कप उठा के पानी पी पानी लिया। पीने लगा। ठीक। अच्छा, क्योंकि खाना तो नहीं खा सकता, तो मैंने हाँ, पानी पी लिया। पानी पी लिया। ओके। कह रहा उस शख्स ने मुझे पहले तो मारा कि मेरा कप क्यों उठाया, फिर पुलिस को बुला के चोरी के सिलसिले में अरेस्ट करवा दिया। My God। उसके बाद से 1.5 साल हो गया मैं जेल में हूँ। और आप ये मानिए कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो मैक्सिमम सजा 6 महीने में वो बाहर आ जाता। लेकिन उसका केस भी शुरू नहीं हुआ था अभी, और 1.5 साल से वो अंदर था। अंदर था। अच्छा, अंदर केस की। अच्छा। तो हमने फिर उसकी मदद की, हमने वो क्योंकि सजा तो वो अपने काट ही चुका था, अगर हाँ, वो एक्सेप्ट भी कर ले तो 6 कर महीने लेता। से सही उसका है। कम। तो हमने उसकी हेल्प की, वो बाहर निकला। तो हमने देखा ऐसे केसेस बहुत हैं। डिलेड के अलावा यहाँ देश में अच्छे अच्छों को कानून नहीं पता, आप अनजाने में फंस जाते हैं कानून के दायरे में, एंड देयर इज नो वन टू गाइड यू। बिल्कुल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो बेसिक कानून तो आपको स्कूल में ही पढ़ाए जाने चाहिए। बिल्कुल सही। ये ताकि मैं आपको पूछने पता वाला लगे था कि आपसे। क्या मेरा हक है, क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज क्या है। राइट ऑफ ड्यूटीज क्या है, क्या चीज है।
और उसके हिसाब से वो बंदा बिहेव कर पाए। वेरी राइट एग्जैक्टली। तो अच्छा, उसके बहुत लिए सारे लोग भी ये कहते हैं ना कि कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्या आप अपने क्लाइंट्स को कभी सजेस्ट करते हैं कि वो कोर्ट के बाहर भी अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर नेगोशिएशन और मीडिएशन, राइट? तो आपका क्या कहना है देखिए, इस बारे में? जब बंदा फंस जाता है ना तो खुद भी यही महसूस करता है कि कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर ली जाए तो अच्छा है। और आपको हर महीने वकील को पैसा देना है। आप देखेंगे एवरेज आदमी की जो कमाई है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अपना पूरा दिन खराब करके कोर्ट जाते हैं, फिर वकीलों को फीस देते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं तो लोगों को एडवाइस करता हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट है, पहले आप देखेंगे तो समाज में ये चीज़ थी, सही, लोग बिल्कुल बड़े बुजुर्गों की, समझदार लोगों की बिल्कुल बात सही मानते मानते थे थे। और कोई डिस्प्यूट होने पे कहते थे फलाना सियाना आदमी है, समझदार आदमी है, चलो उसके पास उनके चलते हैं, वो चलते फैसला हैं। कर देगा। सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल सही। और वो समाज की जिम्मेवारी लेते हुए फैसले कर भी देते थे। ट्रू। अब वो चीज बंद होगी, क्योंकि कारण क्या है कि हर बंदा खुद को सियाना समझने लगा और दूसरे के पास जाना नहीं चाहता। और फिर जब वो कोर्ट कचहरी में फंसता है तो महसूस करता है कि मैं बाहर सेटलमेंट कर ली थी तो अच्छा होता। तो मैं लोगों को ये दरखास्त करूंगा कि आपके छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो बैठ के सुलझा लें, बजाय कि आप कानून के दायरे में फंसे, बहुत लंबा फंसे रहें, अपने रिसोर्सेज भी खराब करें, पैसा भी खराब करें, समय भी खराब करें। तो वाद विवाद तो घरों में ही और बैठ के खत्म हो जाने चाहिए। गुलार जी, चूँकि आप एक सीनियर एडवोकेट है, पूरी ज़िंदगी कानून के केसेस के हवाले से या मुख्तलिफ साइल आपके पास आए, उन्होंने अपने केसेस आपको सुनाए, इंसाफ किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ये सब आपकी नज़रों से गुजरा है। ऐसे में एक बुनियादी चीज़ ये है, वो जो आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, और इससे कबल भी कुछ एडवोकेट से मुलाकात हुई है इस प्रोग्राम की वसातत से, हमने देखा है कि अगर किसी केस को जीतने की 0% पॉसिबिलिटी भी हो, ये वकील, ये फीमेल हो या मेल हो, ये फिर भी इसको एश्योर करता है, गलत फहमी में रखता है, गलत दिलासे देता है, गलत भरोसे देता है कि ये केस तो मैं जीत जाऊंगा, मेरी फ़ीस अदा कर लीजिए, ये हमने जीत लिया। तो आप नहीं समझते हैं कि ये इंसानी तौर, इंसानियत के ख़िलाफ़ वर्जी है, इंसानियत के बुनियादी जो कवानीन है, बुनियादी उसूल है, उनकी खिलाफ वर्जी हो? ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, इसके दो पहलू हैं। हाँ, एक तो वो पहलू है जो आप बता रहे हैं हाँ, मुझे। एक इसका ये पहलू है एथिक्स। हाँ, आप अपने क्लाइंट को शुरू में ही डिमोरलाइज कर देंगे अच्छा, तो इसका मतलब आप उसको ये कह रहे हैं कि आपको लड़ना ही नहीं है, जस्ट सरेंडर। अच्छा, ठीक है, ये ऐसा ही है कि डॉक्टर के पास एक सीरियस मरीज है, उसे पता है ये मरेगा, अच्छा, लेकिन वो उसको कोशिश करना बताता नहीं छोड़ेगा है, वो नहीं। उसको बचाने की उम्मीद कोशिश करता दिलाता है। है। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि कम्युनिटी को वही करना चाहिए, वो दे आर बीइंग पेड फॉर दैट। वो अगर उम्मीद भी तोड़ देंगे कि भाई आपका तो कुछ होगा नहीं, मैं फीस भी लूंगा, लेकिन आप तो एंड में हारेंगे, अच्छा, तो ये जो है प्रोफेशनल एथिक्स के भी खिलाफ है। ठीक है, तो उसको उम्मीद कायम रखनी चाहिए। हो सकता है कोई ना कोई कानून है, रास्ता आपको निकल पता आए। नहीं लगता कि कब आप कौन सी जजमेंट पा लें, कब आपको कोई लकुना मिल जाए और एक ऐसा मिरेकल हो जाए कि वो बंदा जीत जाए। जीत तो जाए। एफर्ट तो करने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, सर, अच्छा, ओके। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि एज एन एडवोकेट आप की स्पेशलाइजेशन क्या है, किस तरह के केसेस आप लेना पसंद करते हैं, और अभी तक का कोई चैलेंजिंग केस जो आपको याद रहेगा, मतलब हमेशा लाइफ टाइम के लिए? देखिए, चैलेंजिंग तो एक ही था जिसको 11 साल से मैं लड़ रहा हूँ, वो 1984 जेनोसाइड ही था, जिसके लिए मैंने PIL डाली और उसके बाद 11 साल से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है और उसके अंदर हम जस्टिस ले पाए। अब चाहे पार्शियल है, बिकॉज टू लेट, आप सिंबॉलिक जस्टिस ले रहे हैं पर वो लिया, ओके, तो उसके लिए हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट का भी थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो खड़े हुए और आज तक जजमेंट्स आ रही हैं उस केस में। और राइट, ये खैर वकील बनने का सफ़र और उसके बाद वकील बनने के सफ़र में आपने मुख्तलिफ केसेस लड़े, कुछ जीते, कुछ शायद नहीं जीते, लेकिन ये जो समाजी काम करने का जज्बा है, इसके लिए आपने जिस तरह वजह फरमाया कि बचपन से ही आपके अंदर वो एक एहसास था कि समाज के काम आना है, क्या इसके लिए भी कोई इंस्पिरेशन बनी थी आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, या किसी शख्स के बारे में अखबार से पढ़ने में हो जाता है इंसान माइल हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है? समाजी काम की तरफ आप इतने संजीदा होकर किस तरह जुट गए? देखिए, आपके घर का माहौल क्या है, आप किस तरह के इंसान बनेंगे, ये वहां से फैसला हो जाता है। वेरी राइट, राइट, बिल्कुल, कि आपके घर में जब आप बैठते हैं, दस्तरखान में बैठते हैं, तो क्या डिस्कशन चल रही एग्जैक्टली, है, आपकी माँ आपको किस तरह की कहानियां सुना रही है, ये उसी समय फैसला हो जाएगा कि आप किस तरह के आगे इंसान जाकर क्या बनेंगे। जी, क्या बनेंगे आप। तो हमारे घर का माहौल शुरू से ही ऐसा है ठीक है, कि आप
दुनिया के दुख दर्द की बात करते हैं कि वो परेशान है। मेरी माँ भी ऐसी थी कि फलाना परेशान है, जाओ उसकी मदद करके आओ, जाओ देख के आओ, उससे बात करके आओ। नहीं, दुख दूर, कम से कम दुख दूर नहीं होगा, बात करने से कम हो जाएगा। सही है। तो ये उन्होंने हमें सिखाया, ये चीज़ उन्होंने हमें सिखाई। अच्छा। उसके बाद जब आप और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, जब आपको खुदा ने बनाया ना तो स्पेसिफिक एक पर्पस भी आप में डाला है। बिल्कुल। एंड यू नीड टू फाइंड दैट पर्पस। आपको ढूंढना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो दुनिया में मैं अपार्ट फ्रॉम माई एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो आपका रोजगार है, आपको चाहिए, आपको अपना जीवन चलाना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम माई एम्प्लॉयमेंट, मेरा रोजगार, मुझे जीवन चलाने के अलावा एक आपका जरूर मकसद होगा जो खुदा ने आपको बनाया, वो आपको पाना है। बिल्कुल सही। और मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपका गुण है, जो आपका प्रोफेशन है, वही आपकी सर्विस है, वही आपकी सेवा है। लाइक एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर कम से कम महीने में 10-15 फ्री मरीज देख दे तो उसकी सेवा होगी, उसका लगा कुछ नहीं। टीचर है, वो कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। आप अच्छा खाना बनाते हैं, कभी अच्छा खाना बनाया, किसी जरूरतमंद को दे दिया, आपको इसमें कुछ लगता नहीं है। आपका जो गुण ही आपकी सेवा है, आपको महीने में, हफ्ते में उसके लिए कुछ समय निकालना और उसके लिए काम करना है। एंड इफ एवरीवन इज डूइंग दिस, तो आप देखेंगे समाज बड़ा खूबसूरत बन जाएगा, खुद ब खुद बिल्कुल पीसफुल बनेगा, खूबसूरत बनेगा, और हर तरह हम अमन ही अमन देखेंगे। आप एक सामाजिक कारकुन हैं, दूसरी तरफ एक एडवोकेट। अब ये जानना चाहेंगे कि जब आप देखते हैं कि अदालत के कटघरे में कोई शख्स जो इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है, उसको आप इंसाफ दिलाने में कामयाब होते हैं, दूसरी तरफ समाज का कोई पिछड़ा हुआ शख्स जिसका हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं, आप उसका हाथ थामते हैं, वो भी अच्छा काम है, ये भी अच्छा काम है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा काम वो है जो आपको, जैसे हम उर्दू में कहें तो सुकून कल्ब देता है, दिल का सुकून बख्शता है, और आपको लगता है कि आज वाकई कुल्लाट सिंह जी ने कोई अच्छा काम किया? दूसरा काम। अच्छा, समाज का काम, बिकॉज वो आप चॉइस से करते हैं। एग्जैक्टली। आपका प्रोफेशन आपकी मजबूरी भी हो सकता है, हो सकता है आपको ना करने का दिल करता हो, क्योंकि जब हम कानून के दायरे में जाके देखते हैं ना, तो एक अनफॉर्चुनेट चीज क्या है, जो वाकई क्रिमिनल्स हैं, जो वाकई हीनियस क्राइम करते हैं, दे आर वेल प्लान्ड। ठीक। उन्हें पता है कि मैं जब फंसूंगा तो मैं किस तरह से बाहर निकल जाऊंगा, वो पहले से ही सलाह करके आइडियाज लेके चलता है जी। जो फंसा रह जाता है वो बड़ा इनोसेंट आदमी है, जिसे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, या तो इमोशंस में आके फंस गया, उससे गलत काम हो गया, या अनजाने हालात ने मजबूर या अनजाने में हो गया, तो वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग काम नहीं है। दूसरा काम चॉइस से है जी। जब आप समाज में घूम रहे होते हैं और आपको लगता है कि ये व्यक्ति है, इसको मदद की जरूरत है, और आप खड़े हो जाते हैं जी, और जब वो ठीक हो जाता है या जब उसको मदद हो जाती है और वो सुकून से फील करता है, अपने परिवार में आराम से रहता है, तो आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये दूसरा काम बहुत सुकून देने वाला है, और मैं ताउम्र इसको करना चाहता हूँ। बहुत मेरी पूरी फैमिली जो है वो कैनेडियन सिटीजन हो गई है। अच्छा। मैं कनाडा से वापस आ गया। अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरे को अपने देश में ही रहना है, बहुत अच्छा, वहाँ काम करना है, और मैं चाहूँगा कि मैं उसी मिट्टी में ख़त्म हो जाऊँ। और आप जैसे लोग ही हकीकी मानों में देश के असली सिपाही हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, देश के पिछड़े हुए लोगों का हाथ थामते हैं और आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। वी रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव्स। थैंक यू जी। एज अ सोशल सर्विस आपने बहुत काम किया है, और आपने देखा होगा कि हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बदकिस्मती से ड्रग्स में मुब्तला है। तो क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे आप डील करते हैं ऐसे बच्चों को, किस तरह से उन्हें रिहैब किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है ताकि वो दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरह लौट के आए? और क्या लगता है क्या उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं उनका ये जो एक्ट है ये लेने के पीछे? ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जी। जिसमें बिल्कुल काम नहीं हो रहा। इसके पीछे दो कारण मैं मानता हूँ। सोशो इकोनॉमिक कारण है, तो सोशल कारण है। सोशल कारण क्या है, जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि माँ बाप की डांट। आप देखेंगे कि हमारी जो पिछली जनरेशन है, खासतौर पे मेरी जो पिछली जनरेशन थी, जी। माँ कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं थी। मेरी माँ इतनी पढ़ी हुई थी कि वो गुरबानी पढ़ पाए, अच्छा, कुछ पंजाबी गुरमुखी पढ़ पाए। जी। जी। बट मैं मानता हूँ कि उसके अंदर बॉडी क्लॉक थी, और मेरे ख्याल से हर जो पुरानी जनरेशन होगी वो मानेगी कि वो घड़ी नहीं थी उनके पास, लेकिन बॉडी क्लॉक से काम करती थी। यकीनन। इतना साइलेंट सुपरविजन था अपने बच्चों के ऊपर। मैं उसका एग्जांपल देता हूं कि
हमें उसने नहीं पता लगने दिया कि वो अनपढ़ हैं, वो नहीं पढ़ पाती। वो बोलती थी कि मेरे पास बैठ के इंग्लिश पढ़ो, और वो ऐसे सुनती थी जैसे सब समझ में आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कब घर से बच्चा बाहर जाएगा, कितने बजे वो वापस आ जाएगा, वो सब उसका पूरा supervise हिसाब करती किताब रखना और एक डिसिप्लिन मेंटेन थी। कराना। हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने ये मान लिया कि अब हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ज्यादा पैसा है हमारे पास, तो हम बच्चों को वो दे दें। एग्जैक्टली। एक तो आप देखिए, जब बच्चे की जेब में पैसा चला गया तो हमने उसको साधन प्रोवाइड करा दिया कि वो ड्रग्स खरीद सकता सही बात है ही नहीं, तो क्यों कैसे खरीदेगा। है, बिल्कुल तो आपको पहला तो सुपरविजन ये देना है कि उसको जरूरत से ज्यादा पैसा मिले ही नहीं ना। देना, और जो देना है उसका अकाउंटेबल बनाना है, Accountable उसका बनाना। हिसाब किताब आप पूछना उसको है। चीज लेके दो, बजाय कि आप उसको कैश हाँ, दें। कैश। जी। दूसरा, आपको उसको सोशल मीडिया से दूर रखना है। सोशल मीडिया मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूं कि इट्स लाइक ओशियन। आपको ऊपर से तो बड़ा शांत लगेगा, लेकिन इसके नीचे इतने तरह के जानवर हैं जो आपको खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही है, दे आर जस्ट टारगेटिंग यू। राइट। तो सोशल मीडिया से आप अपने बच्चों को कितना दूर रख पाते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अनजाने लोग उनको टारगेट करेंगे। आप मिलेंगे, बच्चे हैं, उनको बड़ा चार्मिंग लगेगा, उनको लगेगा बड़ा कूल fascinating लगता है, है। yeah, और एक बार मैं बच्चों को यही मैसेज दूंगा, ड्रग्स ऐसी चीज है जब आप डोर खोल के उसको अंदर तो आने देंगे, लेकिन फिर उससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। वेरी राइट, वेरी राइट, बिल्कुल सही है। और ये जो इंसानी शरीर जो उस ऊपर वाले ने बनाया, जो उस खुदा ने बनाया है, खाना पीना, ये तो जरूरत है उसकी। जी। मैं बच्चों को फिर ये बोलूंगा कि इस खूबसूरत शरीर को अपार्ट फ्रॉम खाना पीना, जो सबसे खूबसूरत चीज हम दे सकते हैं वो एजुकेशन है। बिल्कुल सही। इफ यू आर इन्वॉल्व इन एजुकेशन, आप खुद ही ड्रग से दूर हो जाएंगे। सही है। दूसरा है जी, जी। इकोनॉमिक। जब बच्चे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, जब वो खाली हो जाते हैं, जब वो ग्रुप्स में बैठे होते हैं, वो परेशान होते हैं, तो ये परेशानी का सबब भी कुछ बच्चों को ड्रग्स की तरफ कर देता है। एग्जैक्टली, उनको फिर सहारा चाहिए होता है, डिपेंडेंस बढ़ जाती है। हाँ, सही है। तो उन्हें एक पल तो आनंद लगता है कि मेरी परेशानी खत्म हो गई, I'm फीलिंग काम, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। लेकिन जब एक बार आप अंदर चले जाते हैं ना, फिर तो बाहर फिर फिर बाहर आने का निकलना कोई बेहद रास्ता मुश्किल नहीं। हो जाता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अच्छा, मैं पुराने कहूँ- ज़माने में हम देखते थे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अभी ज़्यादातर ट्रेंड न्यूक्लियर फैमिलीज़ का है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इससे कितना असर पड़ता है ओवरऑल बच्चे की अपब्रिंगिंग पे? देखिए, ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट वाज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। मल्टी लेयर पे आप सुपरवाइज हो रहे थे। आपका ताऊ है, वो भी आपको देख रहा है, आपका चाचा भी देख रहा है, आपकी चाची भी देख रही है, आपके कजन्स भी देख रहे और हैं, आपका जिम्मेदारियां मामा भी देख रहा बढ़ती है। थी, वालिदैन भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होते थे। हाँ। क्योंकि वालिदैन, आज के वालिदैन को एक तो पूरा दिन ऑफिस में वर्किंग है, सारे मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है। अब शाम के वक्त अब उनको या तो ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम होगा या घर गृहस्थी के 4 काम होंगे, ऐसे वो बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि मल्टी लेयर ये जो सुपरविजन था, और हमारे अनपढ़ दादा दादी, नाना नानी, उनकी कहानियों में भी ज़िंदगी का सबक होता था, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने का सबक होता था, और इनडायरेक्टली वो हमारी तरबियत उन्हीं कहानियों से करते थे। आप अनपढ़ जिसे बोल रहे हैं ना, मैं उन्हें PhD बज़ाहिर मानता हूं। बज़ाहिर बज़ाहिर अनपढ़ थे क्योंकि ये जो अक्षर वाली पढ़ाई शायद उन्होंने नहीं की होगी, पर समाज की पढ़ाई पढ़ाई उनकी के अल्टीमेट थी। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। बड़ी वो- डिग्रियां उसमें उन्हें हाँ, हासिल वो बच्चे को चलते हुए देख के पहचान लेते थे किस चाल से चल के गया है और इसके मन में क्या है। वेरी राइट। एंड वो अंदर फिर बाकी सबसे डिस्कस करके कि अब इसको कैसे संभालना है। बिल्कुल। एक साइलेंट डिस्कशन घर में हो जाती थी और आपको पता भी नहीं लगता था, आपको संभालने के लिए प्लानिंग हो चुकी है। बिल्कुल सही है। तो न्यूक्लियर फैमिली में जो आपने अभी बात की है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आप समय नहीं दे पा रहे तो आप पैसा देके उसको कंपनसेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आप अपने बच्चे को स्लो पॉइजन दे रहे हैं, विच यू हैव टू अवॉइड। आपको बंद करना होगा ये। आपको मोबाइल नहीं देना है, आपको उसको पैसा नहीं देना है, तो अपने आप पढ़ाई में फोकस हो जाएगा। जब कुछ बनेगा तो ड्रग से दूर रहेगा वो। यकीनन, यकीनन, बिल्कुल बिल्कुल। जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि अभी कॉन्सेप्ट हुआ है हमारे यहाँ पे शुरू ओल्ड एज होम्स का, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, तो क्या आप सीनियर सिटीजन्स को खुद भी काउंसलिंग वगैरह करते हैं ताकि वो इससे दूर हो जाए, यू नो? नहीं, सीनियर सिटीजन को हमारा नहीं, या ये काउंसलिंग, इसके अलावा जो बच्चे वगैरह होते हैं, उनके जी। बच्चों की काउंसलिंग करनी है, क्योंकि वो मजबूरी की हालत में होते हैं। और सिंह साहब, मुझे लगता है कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। कश्मीर के हवाले से आप चूँकि जानते हैं, वाबस्तगी आपकी रही है इस इलाके से। इसी कश्मीर में हम अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के बुज़ुर्ग की इतनी इज़्ज़त करते थे कि शायद आज हम अपने बुज़ुर्गों की उतनी इज़्ज़त नहीं करते हैं। इलाके का बुज़ुर्ग बाहर निकलता था तो एहतराम में सबकी नज़रें झुक जाती थी। और आज हम अपने बुज़ुर्गों को, अगर ये वक्त आ गया है कि अपने बुज़ुर्गों के लिए हमें अपने घरों में जगह नहीं है और उन्हें मजबूरन हम बोल रहे हैं, धकेल रहे हैं लिटरली कि आप ओल्ड एज होम्स में जाइए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है।
जब मैं कनाडा गया ना, तो जी। मैंने जो सबसे पहला बिजनेस बाय किया था वो ओल्ड एज होम था। अच्छा। जी। मैं कोविड में स्टक हो गया, जी। तो हमें नहीं पता था कब छुटकारा होगा, तो मैंने एक ओल्ड एज होम बाय किया था ताकि ज़िंदगी चलती रहे। अच्छा। तो मैंने वहाँ ओल्ड एज की ज़िंदगी को बड़े पास से देखा, तो अच्छा। बड़ी दर्दनाक थी। मैं और मेरी वाइफ बात करते थे हाँ। कि एटलीस्ट हिंदुस्तान में ये नहीं है। ओके। बुजुर्ग वही ज़िंदगी काट देते थे, एक फादर डे पे कोई आ गया या बर्थडे पे आ गया या नहीं भी आया, बट मैं देखता था पेरेंट्स फिर भी वहाँ पे भी कवर करते थे, बिजी हो गया होगा बच्चा, नहीं आ पाया, आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, और वो 4 दिन में आ इंतजार जाएगा। की जो घड़ियां हैं वो तवील होती तब जाती भी है। होती है। और ये बड़ी बार हमने सुना है कि ये देखिए माँ बाप 60 साल अपने बच्चे को संभाल लेता है, सही है। और बच्चे जो हैं वो 10 साल अपने माँ बाप को नहीं नहीं संभाल संभाल पाते। पाते। वो 4 बच्चे होते हैं, एक माँ बाप 8 बच्चों को भी 60 साल संभाल जाएगा। 8 बच्चे एक माँ बाप को 10 साल नहीं संभाल नहीं पाते, संभाल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोझ समझने लग जाते हैं। तो और ये एक बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रू। देखिए, एक तो उनका तजुर्बा बड़ा प्रीशियस है, अगर आप उनको अपने साथ रखते हैं, दे विल गाइड यू लाइक एनीथिंग। उनका तजुर्बा आप लाखों रुपए में नहीं खरीद पाएंगे। जब आप स्टक हैं किसी पोजीशन में, उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, आप जाएंगे, बैठेंगे, और माँ बाप तक छांव की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यकीन है। मैं बड़ा इन्वॉल्व हो गया ना सोशल कामों में, तो उस टाइम मैं बहुत बिजी हो गया, रात के 2-2 बजे तक बिजी रहता था। तो मैंने रात को 2 बजे आना, तो सिर्फ मेरी माँ होती थी जो जाग रही होती थी मेरे लिए। उसको पता था घर आया नहीं आया, फिक्रमंद, सबसे ज्यादा फिक्रमंद माँ होती थी। और वो हमेशा एक बात बोलती थी कि मेरे पास थोड़ा समय बिताया करो, बैठा करो, फिर मैं नहीं होंगे तो ढूंढोगे। यकीन वैसा ही होता है। और मुझे लगता था ये क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, ऐसा तो कभी होने नहीं वाला, ये तो हमेशा मेरे पास है। रहने ही वाली है। मगर आप कहाँ जा रहे हो, आप तो यहीं रहोगे। वही हुआ, 1 साल के बाद उनकी डेथ होगी। मैं आज भी याद करके कई बार मैं इमोशनल होता हूँ, भावुक हो जाता है इंसान। हाँ। यकीन है। कि एक बार जब आप खो देंगे ना, तो आप किसी कीमत पे दोबारा उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। यकीन। तो उनके साथ एक ही चीज है जो आपसे मांगते हैं, बाकी तो 2 रोटी खानी है उन्होंने, 2 वक्त का खाना है, एक ही चीज आपसे मांग रहे हैं, वो है आपका वक्त। आप उन्हें दे दीजिए, सुकून से जाएंगे, ऊपर बैठ के भी आपके लिए दुआएं करेंगे। माँ बाप तो ऐसी चीज है, वो शरीर छोड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, खुदा की दरगाह में भी जाकर उसने अपने बच्चे के लिए ही मांगना। हमेशा दुआएं जो है अपने बच्चों के लिए ही करनी है। और क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की रील्स कई लोग देखते हैं और उनसे कुछ सबक भी लेने की कोशिश करते हैं। तो सिंह साहब, परसों ही मेरी नज़रों से एक रील गुजरी, हमारा भी सुन रही हैं। तो मियाँ बीवी वार्डरोब से कुछ पुराने कपड़े निकाल रहे हैं, तो बीवी अपने शौहर से कहती हैं, ये शर्ट अब काफ़ी पुरानी हो गई है, तो ये डैडी को दे दो, मतलब ससुर को दे दो, उनको दे दो। वैसे भी वो एक ही वो खान ड्रेस या कमीज शलवार पहन के दिन भर होते हैं, तो इसको अलग रख देते हैं। ऐसे में नॉक दरवाजे पर होता है, ये यही डैडी जी होते हैं। तो ये बोलते हैं, बेटा ये बैग ले लो। ये बोलते ये क्या है? बोला, मेरी पेंशन आ गई थी, तुम्हारे लिए नई शर्ट लाई है। तो ये शर्ट इसको थमा देता है, और ये बेटा जो है, इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि हमने अपने इस बुज़ुर्ग की क्या कदर की, और इसके दिल में आज भी जब ये रिटायर हुआ है, इसकी पेंशन आती है, तो ये अपने बेटे के लिए नई शर्ट लाता है। तो ये सूरत हाल है। अब सिंह साहब, इस पर बड़ी बदकिस्मती यह है कि मैं कुछ दिन कबल अपने एक बड़े अजीज़ दोस्त, वो जीरियाट्रिक कंसल्टेंट है, बुज़ुर्गों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ुबैर, उनसे कुछ चीज़ें सुनी कश्मीर के हवाले से। ये मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, कनाडा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं दंग रह गया कि आज भी कई कश्मीर की फैमिलीज़ हैं जहाँ पर बुज़ुर्गों को सिर्फ रोटी लाने के काम के लिए रखा गया है, दूध लाने के काम के लिए रखा गया है, बच्चों को स्कूल छोड़ो, और उसके बाद वही बुज़ुर्ग जब कभी ख्वाहिश करते हैं, यार आज मैं ये चीज़ खाता, आपका बच्चा ख्वाहिश करेगा तो आप उसके लिए पिज़्ज़े भी मंगवाओगे, उसके लिए आप बर्गर्स भी मंगवाओगे, सब कुछ करोगे। लेकिन ये बुज़ुर्ग करेगा तो उसकी बहू हो या अपने बच्चे हों, तो उसकी वो फरमाइश, उसने कई कहानियाँ सुनाई। अगर मैं वो कहानियाँ बोलने लगूँ तो पता नहीं सीन क्या हो जाएगा, हम बड़े इमोशनल भी होंगे और प्रोग्राम का वक्त भी बीत जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपने वजह फरमाया कि जो पूरी ज़िंदगी आपकी उंगलियां थाम कर आप बड़े भी हो जाएं, लेकिन आपके अच्छे बुरे का ख्याल रखने वाला आपका बाप, आपकी माँ, जब उनको आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उनको ओल्ड एज होम्स की तरफ धकेलते हैं। यह अलमिया है। देखिए, बिल्कुल वाजिब फरमाया आपने कि उनके जाने के बाद हम रील डालें, मिस यू माँ, मिस यू अब्बा, तो जब वो जिंदा हैं
थोड़ा वक्त और सुकून दे दीजिए उन्हें। वेरी राइट, वेरी राइट, बिल्कुल बचा फरमाया। जी। अच्छा, इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपने क्या कुछ काम किया है, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं कि औरतों के खिलाफ भी बहुत सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं। तो टेल अस अबाउट इन पर्टिकुलर कि एक औरत के लिए एजुकेशन हासिल करना कितना ज़रूरी है ताकि कल को वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए, किसी पे बोझ ना बने। देखिए, एम्पावरमेंट को क्या मानेंगे हम? जी। एम्पावरमेंट देखें तो आज सरहद से लेके स्कूल तक, सरहद पे बंदूक लेके भी खड़ी है और स्कूल में कलम लेके भी खड़ी है, पढ़ा रही है बच्चों को। हॉस्पिटल से लेके और इंजीनियरिंग तक, जी। जहाज से लेके और बस तक आप औरत को सब करते हुए देखेंगे। बट क्या रोजगार के टॉप पे पहुंचना, जजेस से लेके यूपीएससी तक आप देखेंगे। मैं अभी एक प्रोग्राम में था, एक स्कूल का प्रोग्राम था, तो मैंने देखा कि वहाँ मोस्टली अवार्ड विनिंग जो है वो लड़कियां थी। अच्छा। तो मैंने बधाई भी दी। मैं मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि 85% जो अवार्ड विनिंग है, जो स्टडीज में और सब, वो लड़कियां हैं। अचीवर्स। दे आर डूइंग वेरी वेल। जी। लेकिन एम्पावरमेंट ये नहीं है कि वो अपने कैरियर के टॉप पे पहुंच जाती है। ये तो उनकी काबिलियत है। काबिलियत को आप एम्पावरमेंट नहीं मान सकते। उनकी काबिलियत थी वो जज बन गई, उनकी काबिलियत थी वो यूपीएससी क्लियर कर गई, उनकी काबिलियत थी वो जहाज उड़ा रही है। एम्पावरमेंट है उसके समाज में, उसके घर में सपोर्ट कि क्या उसको अपनी बात कहने का हक दिया जा रहा है, जी। क्या वो फैसलों अपनी, में उसको सम्मिलित कराई जाती है, क्या वो अपनी ओपिनियन रख सकती है, अगर रखती है तो क्या उसको माना जाता है। ये है एम्पावरमेंट। और मैं हमेशा बोलता हूँ जी, कॉन्फिडेंट एंड एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं, एम्पावर्ड वीमेन, उनके आप बच्चे देखेंगे वो भी कॉन्फिडेंट मिलेंगे, बिकॉज फर्स्ट टीचर इज माँ। सही है। अगर वो एम्पावर्ड है, वो कॉन्फिडेंट है, ऑटोमेटिकली उसका बच्चा भी दुनिया में कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट और बड़ा लायक निकलेगा। बिल्कुल। अगर उसको घर में नहीं सुना जाता, अगर वो वीक है, सप्रेस्ड है, तो डिप्रेस्ड वो आप मान के चलिए उसके बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे, बिकॉज उसकी जो फर्स्ट टीचर है वो डिप्रेस है, जी। वो खुश नहीं है। सही है। तो अगर आपकी अपनी जनरेशन को कॉन्फिडेंट बनाना है ना, तो आप वीमेन की सुने, आप उसको एम्पावर करें घर में। बिल्कुल बजा फरमाया, बहुत अहम बात आपने कही, और हम आपसे और बातें करेंगे और आपकी जो अनमोल बातें हैं, अनमोल पैगामात हैं, अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल नाजरीन रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, देखते रहें गुड मॉर्निंग जेंट के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। राइट। आप सभी का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम, हम सब का पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, जो आप टीवी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारी ऐप है प्रसार भारती की वेव्स ऐप, WAVES वेव्स ऐप पर भी आप देख सकते हैं। वेव्स ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और जितनी भी हमारे रीजनल चैनल्स हैं दूरदर्शन के वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कई नामी गिरामी प्रोग्राम जो आपको आपकी बचपन की यादें दिलाएंगे, वो यादें रिवाइव कराएंगे। तो आप अगर चाहते हैं अपने बचपन को रिविज़िट करना, तो आप ये ऐप इंस्टॉल करें और उन प्रोग्रामों को देखें। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, रंगोली, चित्रहार और भी कई सारे हैं। खैर इसके साथ साथ यूट्यूब पर जो हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है DD कोशर, या आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे प्रोग्राम के हवाले से इतलात और जानकारियाँ मिलती रहें, और आप DD कोशर के जितने भी प्रोग्राम है वो देखते रहें। गुड मॉर्निंग JNK का एक अलग सा सेक्शन है, प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम के जितने भी शुमारे हैं वो देख पाते हैं। तो जनाब आज के शुमारे में हमने जनाब गुलजार सिंह साहब को मदऊ किया है। ये एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और समाजी कामों के लिए जाने जाते हैं। कश्मीर के साथ भी इनका ताल्लुक़ जो है वो बुनियादी तौर यही समाजी कामों की वजह से ही हो गया है। इन्होंने कश्मीरी नौजवानों के हवाले से कई अच्छी बातें कहीं कि यहाँ के नौजवानों में शऊर है, यहाँ के नौजवानों का IQ लेवल काफ़ी हाई है, और जज्बा भी रखते हैं समाजी कामों के हवाले से। और इसी ताल्लुक़ से आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। हमने देखा है 2014 के तबाहकुन सैलाब के दौरान, या उससे कबल एक ज़लज़ला आया बड़ा ख़तरनाक, उसके दौरान और आफात समावी के दौरान हमेशा हमारे जो नौजवान हैं वो पेश रहे हैं।
उन्होंने लोगों की मदद की है, खुद अपने घर टूटे हैं, घर बिखरे हैं, घर डूबे हैं, लेकिन दूसरों की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। तो ये बताइएगा हमें कि क्या आप समझते हैं कि समाजी कामों में जुटने की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और इससे हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनाने में हम अपनी मदद खुद कर पाएंगे? देखिए, आप कैसे इंसान बनेंगे, आप किस परिवेश में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं, किस तरह के परिवार में रह रहे हैं। परिवार जब एक्सटेंड होते जाते हैं, मल्टीपल फैमिली, तभी तो उसको समाज बोलते हैं। ट्रू। हर परिवार एक यूनिट है, वहां से समाज बन रहा है। सही बात है। ठीक है, तो अगर आप एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं तो आप इनसिक्योर नहीं होते। जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। आपको पता है कि मेरे दुख में खड़े होने वाले ये 10 लोग हैं, बिल्कुल, आप डिप्रेस भी नहीं होंगे। डिप्रेशन भी तभी आता है जब अनकंट्रोल्ड दुख हो जाता है, तन्हाई महसूस होती है इंसान। ठीक है, समाज के लिए काम करना एक तरह से देश के लिए काम करना है। हाँ जी, आप अपनी यूनिट को संभाल रहे हैं और अगर समाज एक हो जाए तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये जो नशा सेल करते हैं, ड्रग सेल करते हैं, वो भी समाज के अंदर नहीं घुस पाएंगे जहाँ का समाज स्ट्रॉन्ग है। वेरी राइट, बिल्कुल। दे विल पेनिट्रेट, वहीं वो घुस पाएंगे जहाँ का वीक है। एग्जैक्टली, दे आर गेटिंग द वेज। तो ये बहुत जरूरी है जो आप कह रहे हैं कि समाज के लिए काम करें। मैंने एक संस्था बनाई तो मैंने देखा कि हेल्थ पे काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये आइडियाज मैं यहाँ पे भी दूंगा, अगर कोई पिक कर ले तो। हाँ प्लीज। उसका नाम है गुरु नानक सोशल मिशन। ओके। मैंने देखा कि हेल्थ पे काम नहीं हो रहा और हेल्थ इतनी कॉस्टली हो गई है और कैंसर ऐसे एक आम बीमारी बन गई है कि अच्छे भला अमीर आदमी भी गरीब हो जाए। सही है। और उसके बाद भी बचने का चांस है या नहीं है, यू नेवर। तो उसमें मैंने फैसला किया कि अब समाज ही समाज को पकड़ेगा, उसको बचाएगा, उसके लिए इलाज करवाएगा। तो वी आर मेकिंग द मेंबर्स। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट है कि हम 2 लाख मेंबर बनाएंगे सिख कम्युनिटी में से। अब 2 लाख मेंबर जब बन जाते हैं, आप सपोज कीजिए किसी को कैंसर हो गया, 20 लाख भी लगनी है, तो एवरी वन इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर 10 रुपीज। सही है, किसी पे बोझ नहीं है और उसका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। तो हमें समाज में इस तरह की संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी, हर कम्युनिटी में खड़ी करनी पड़ेंगी, जिसमें लाख 2-2 लाख मेंबर्स हों और वो अपनी कम्युनिटी के लिए छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करके उसको सेव कर पाए और लोगों की जिंदगी बदलेंगी। अब देखिए, जिसके घर में न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही थी, एक बंदा कमाने वाला है, वही बीमार पड़ा हुआ है, घर के सब रिसोर्सेज बिक रहे हैं, घर तक बिक जाएगा। अगर समाज खड़ा हो जाए तो उसका परिवार बच जाएगा। जी। तो इस तरह की संस्थाएं कश्मीर में भी बने, लोग इसको पिक करें ऐसी चीजों को और हम इन कामों को फैलाएं। जी। समाज जब बड़ी यूनिट हो जाता है ना, तो छोटी यूनिट एक आदमी आराम से बच सकता है। सही। ऐसा सिंह साहब, एक बात के साथ आप इत्तेफाक करेंगे, आज कल लोग बहुत मशकूक नज़रों से देखते हैं कई NGOs को, उसकी अपनी वजूहात भी हैं। कई NGOs जिन्होंने बड़ी दौलतें कमाई, बड़े असासे खड़े किए, लेकिन जो एक्चुअल उनका काम था वो काम वो नहीं कर पाए। अब कोई जेन्युइन जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अब लोग उन्हें भी डाउट की नज़रों से, मशकूक नज़रों से, शकावर नज़रों से देखते हैं। तो ये जो ट्रस्ट डिफिसिट का मामला है, इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, जब थोड़ी सी गंदगी फैली होगी, हाँ, तो आपके 2 रोल हो जाते हैं, सफाई और एक साफ सुथरा सिस्टम खड़ा करना। हाँ। जी। एक तो जो पुराना गंद फैला उसको साफ करना, इसमें एफर्ट तो लगेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ईमानदार आदमी सूरज की तरह होता है, वो चमकेगा, दिखता है। यू कांट स्टॉप हिम। बिल्कुल सही। वो काम अपना अच्छे से कर रहा है, लोग भी परेशान है, लोग ढूंढते हैं ऐसे आदमी हमें मिले जो अपना काम ईमानदारी से करें। अगर अभी प्रॉब्लम क्या है, आप बोल रहे हैं कि इस तरह के व्यक्ति आगे हुए जिन्होंने उसको अपना कमाई का साधन बनाया, लेकिन अच्छे लोग ड्राइंग रूम डिस्कशन करके बंद कर देते हैं, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। सही है। 2 चीजों में तो बिल्कुल रुके, एक तो राजनीति में नहीं आना चाहते। हाँ, सही है। दूसरा बस बाहर बैठ के कहेंगे राजनीति बहुत खराब होगी, देश खराब हो गया, और एक कप चाय का लेंगे, डिस्कस करेंगे, चाय पे चर्चा होगी। यही अच्छे कामों को करने के लिए भी हाँ, समाज को इसकी जरूरत है, करना चाहिए, लेकिन करे कौन? सही बात है। जो डिस्कस कर रहा है इसका मतलब वो समझ रहा है, जो समझ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ट्रू। दे हैव टू कम फॉरवर्ड, ट्रू, दे हैव टू बी यूनाइट। और जब वो आगे आएंगे तो अच्छे काम होंगे, डेफिनेटली होंगे, समाज बदलेगा।
बहुत जी। खूब, अच्छा, बहुत बीच में आपकी भी सेहत खराब हो गई थी जितना मुझे पता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। हमें बताइएगा कि ट्रीटमेंट के दौरान क्या कुछ आपने सीखा और अब आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, क्या कुछ बदलाव आ गया आपकी लाइफ में? और ऐसे पेशेंट्स जो भी आपको देख रहे होंगे जो किसी डिजीज़ में मुब्तला होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हम मेंटली स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं? 2020 से 25 तक मेरा बड़ा टफ टाइम था, बहुत बार आईसीयू गया, हम्म, और इतना पेनफुल समय था कि बहुत बार मैं उस ऊपर वाले को बात करता था कि इट्स नॉट मी, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, ये मेरी हालत नहीं होनी चाहिए। तो मैं उससे बोलता था, बात करता था कि या तो मुझे उठा ले या ठीक कर दे, अच्छा, दो चॉइस हैं तेरे पास, या तो उठा ले या मुझे ठीक कर दे। ठीक, बट मैं उन लोगों की पेन भी फील करता था जो इस चीज़ों में से निकलते हैं। तो फिर मैंने कमिटमेंट की उससे कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ समाज को दे दूंगा। अच्छा, अच्छा, ये कमिटमेंट ये हो गई थी कमिटमेंट उसी परिवार के समय हो गई साथ। अच्छा, कि मैं बाकी एक दिन भी कोई बेनिफिट वाला काम नहीं करूंगा। मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ इट विल बी माई सेकंड बर्थ। तो आपने डेडिकेट किया अपनी डेडिकेट कर दिया। मैं चाहे 5 साल जीऊँ, 15 साल जीऊँ, वाला मैंने आपको लंबी उम्र सिर्फ दे। समाज के लिए काम करना है, सिर्फ बहुत सोसाइटी के लिए काम करना है। एंड इसमें कमिटमेंट वो अपने आप से नहीं है, वो ऊपर वाले से ऊपर है। वाले से। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि जब वो हालात होते हैं ना, आदमी मेंटली भी बहुत ब्रेक होता है। उसको शरीर में जो पेन हो रही है वो तो अलग है, दवाइयों का जो असर नहीं हो रहा वो तो अलग है, लेकिन मेंटली जिस पेन से वो निकल रहा हो रहा है ना, उसको अपनी फैमिली की बहुत सपोर्ट चाहिए, हाँ, बहुत बहुत साथ चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर आपको लगता है कि वो किसी परिस्थिति से निकल रहा है, किसी सर्कमस्टांसेस से निकल रहा है, एटलीस्ट उसके पास आप बैठ जाएं, उससे खूब बातें करें। आप बिलीव करेंगे जितना दवाई असर करेगी उससे बहुत ज्यादा ये चीज असर करेगी। ये एक बड़ी कमाल की थेरेपी है, यकीनन। बिल्कुल। आपका जो टच है, आपका जो इमोशनल टच है, आपकी जो जीने की चाह अपने परिवार को देख के जाग जाती है कि इनके लिए मुझे खड़ा होना है। तो उस सर्कमस्टांसिस में अपने परिवार के सदस्य से आप दूर ना रहें, आप खड़े हो जाएं उसके साथ। जी। ही और शी नीड्स यू, उसको जरूरत है आपकी। बिल्कुल सही। तो मेरा तो यही मानना है। बहुत सही है। अच्छा, ये बताइएगा हमें, चूँकि आप एक वसी तर नज़र रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं मुख्तलिफ मसाइल और चीज़ों के हवाले से, तिब के शोबे के हवाले से, मेडिसिन के शोबे के हवाले से लोगों की बड़ी शिकायतें हैं, कहीं कहीं पर जेन्युइन भी हैं। और बॉलीवुड ने इसमें इंफॉर्मेशन लाने के लिए, आगाही लाने के लिए कई फिल्में भी बनाई। 2 मिनट्स हमारे पास है, इन 2 मिनटों में मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा कि तिब को, इलाज मौलजी को बिज़नेस बनाना जायज़ तरीके से ठीक है, लेकिन किसी मजबूर इंसान की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाना दवाई के नाम पर, टेस्ट के नाम पर, ये कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एथिकली भी गलत है। एक आदमी अगर 500 रुपये में ठीक हो सकता तो वो 50,000 रुपये क्यों लगाए, सही या है, 5 लाख क्यों लगाए? सही है। अब जो टेबल के उस तरफ हैं वो जो बोलेंगे, देखिए डॉक्टर मरीज के लिए भगवान है, हाँ, खुदा है, और मरीज हर वक्त मजबूरी है। हाँ, सही। एंड दे आर ट्रस्टिंग हिम कि वो जो कह रहा है वो वर्ड एकदम सही। ऑनेस्ट है और जेन्युइन है, वो ट्रस्ट करेगा उस पर। सही बात है। मैं उस तबके से भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए अब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है एक आम आदमी के पास। जी। ये एक सिन है, एक पाप है, ये ना करें, ये एथिक्स के भी खिलाफ है। ये एक चीज को, अभी दूसरी चीज क्या है, चलिए पैसा दे के भी अभी क्या हो रहा है कि दवाइयाँ नकली हैं। हाँ, मैं पैसा दे के भी अगर मुझे जेन्युइन चीज नहीं मिल रही है, अब दूसरी चीज इस पे काम कर रहा हूँ मैं, जो दूसरी PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल रहा हूँ, वो कंटेमिनेटेड फूड, अडल्ट्रेटेड फूड और नकली दवाइयों पे आ रही है। हाँ, ठीक। कि जब मैं पैसा पूरा दे रहा हूँ, मैं मुझे मार्केट चीज़ भी गया, जेन्युइन मिलनी चाहिए, सही तो मिलनी मेरा ये चाहिए। राइट है हाँ, कि मेरे को प्योर चीज मिले। वेरी राइट, वेरी जी। राइट, वेरी राइट। तो मेरा वो राइट क्यों छीना जा रहा है? दिस इज माई बेसिक राइट कि मैं दवा लेने गया, मैंने 500 रुपए की दवा दी, मैंने तो ओरिजिनल दवाई के पैसे दिए हैं, तो गवर्नमेंट शुड मेक इट एंश्योर कि वो ओरिजिनल चीजें मुझे मिले। बिल्कुल। और गुलाड सिंह साहब, बेहद मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने में, और बुज़ुर्गों की सोहबत में रहकर वैसे भी इंसान का नज़रिया वसी हो जाता है, कई चीज़ें सीखता है। आपसे हमारी गुजारिश है कि अपनी दुआओं में, गुड विशेज़ में, ब्लेसिंग्स में हमें शामिल रखिएगा हमेशा। बहुत बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। फिर से कश्मीर के नौजवानों को यही बोलना चाहूँगा कि मैं आप में बड़ा स्पार्क देखता हूँ, आप खूबसूरत हैं, और खुदा ने खूबसूरत शरीर में एक बड़ा अच्छा दिमाग भी डाला है, सही है। और आज की दुनिया को अगर आपने जीतना है
तो आप तलवार और बंदूक से नहीं जीत सकते, आपको एजुकेशन से ही जीतना है। बहुत खूब, आप एजुकेशन पे इस स्तर पे जाएं कि आप वर्ल्ड लीडर बने, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बने और दुनिया आपके कदमों में होगी। बहुत खूब, बहुत उम्दा बिल्कुल। बात, बहुत दूसरा, उम्दा मैं हमेशा ये दुआ करूंगा कश्मीर के लिए कि यहाँ अमन हो, बात। आमीन। रोजगार मिले, यहाँ पे इतना टूरिज्म हो कि देश विदेश से लोग आए और किसी कोई रोजगार से खाली ना रहे। बहुत तो बढ़िया। मेरी दुआ है यहाँ के जितनी खूबसूरत जगह है उतने खूबसूरत लोग हैं, यहाँ अमन हो और हम वापस आकर देखें कि सब कुछ एकदम ठीक है और बहुत लोग आ रहे हैं। ये बहुत मेरी बढ़िया, दुआ। बहुत जी, बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द गुड विशेस। बहुत मज़ा आया आपसे, और मुलाकात होगी बहुत जल्द, हम उम्मीद रखेंगे। और आप समाज सुधार और लोगों की मदद के कामों में ऐसे ही जुटे रहें, ऐसी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के शुमारी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्ग और ख़वातीन का एहतराम और इकराम दिए। मैं तो हमारा इजाज़त पे तो खुदा अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।